आज हम एक ऐसे इंसान के विचारों और जिंदगी के फलसफे की गहराई में उतर रहे हैं जिसने सच में दुनिया को बदल कर रख दिया, स्टीव जॉब्स। हमारे पास जो स्रोत हैं वो सिर्फ उनकी कामयाबी की कहानी नहीं बताते, बल्कि मतलब उस सोच और उस जिद को सामने रखते हैं जिसने एप्पल जैसी कंपनी को जन्म दिया। ये एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसने तय कर लिया था कि जिंदगी बस बस यूं ही कटनी नहीं चाहिए, उसे जीना चाहिए। और आज हमारी कोशिश यही है कि इन सिद्धांतों के पीछे की मानसिकता को समझें। वो कौन सी बातें थीं जिन्होंने उन्हें भीड़ से इतना अलग बनाया, इससे क्या सीखा जा सकता है। और इसकी शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी लेकिन शायद सबसे गहरे विचार से होती है। जॉब्स ने कहा था, आपका काम आपकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा भरने वाला है। सुनने में ये एक साधारण सी बात लगती है ना, लेकिन यही वो एक लाइन है जो उनके पूरे दर्शन की, आप कह सकती हैं, नींव रखती है। इसी एक सोच ने उन्हें वो काम करने पर मजबूर किया जिससे उन्हें सच में प्यार था। बिल्कुल। और ये बात सिर्फ करियर चुनने तक सीमित नहीं है, ये जिंदगी में एक मकसद खोजने के बारे में है। स्रोत हमें यही बताते हैं कि जॉब्स के लिए काम सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं था। नहीं। वो खुद को व्यक्त करने का, दुनिया में अपना एक निशान छोड़ने का एक तरीका था। बिल्कुल। जब आप अपने काम से प्यार करते हैं ना, तो वो काम रहता ही नहीं, वो एक मिशन बन जाता है। और जब आपके पास एक मिशन होता है तो बाकी सब कुछ, पैसा, शोहरत, वो सब उसके पीछे पीछे आता है। यही वो बुनियाद है। सही बात है। और इसी सोच से जुड़ा है हमारी बातचीत का पहला हिस्सा, किसी और की जिंदगी न जीने का फैसला और अपने दिल की आवाज सुनने की हिम्मत। समाज, परिवार, दोस्त सब हमें एक बने बनाए रास्ते पर चलने की सलाह देते हैं, एक सुरक्षित रास्ता। लेकिन जॉब्स का दर्शन वो इससे बिल्कुल उलट था। उनकी एक बहुत मशहूर लाइन है, आपका समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और की जिंदगी जीकर बर्बाद मत करो। इस एक लाइन में कितनी बड़ी सच्चाई है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी जिंदगी के दिन गिने चुने हैं और उन्हें किसी और की उम्मीदों के हिसाब से जीना अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा अपमान है। और ये विचार सीधे तौर पर उनके इंट्यूशन का भरोसे से जुड़ता है, मतलब दिल की आवाज। उन्होंने साफ कहा था कि अपने दिल और अंतर्ज्ञान पर भरोसा करो, क्योंकि वे किसी तरह पहले से ही जानते हैं कि आप सच में क्या बनना चाहते हैं। अब जरा सोचिए, ये कितना कितना साहसी कदम है। हम सब उस शोर से घिरे रहते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उस शोर के बीच अपने अंदर की एक धीमी सी आवाज को सुनना और उस पर दांव लगा देना, इसके लिए तो असाधारण हिम्मत चाहिए। उन्होंने इसे डॉगमा कहा था, दूसरों के विचारों के नतीजों के साथ जीना। उनका पूरा जीवन इसी डॉगमा को तोड़ने की कोशिश थी। ये दिलचस्प है क्योंकि जब हम दिल की आवाज सुनने की बात करते हैं तो ये बहुत बहुत रोमांटिक लगता है, लेकिन उनके लिए इसका मतलब था कॉलेज छोड़ देना, जो किसी भी माता पिता के लिए एक बुरे सपने जैसा होता। सही कहा, वो कोई आसान फैसला नहीं था, बिल्कुल नहीं। लेकिन उन्होंने बाद में बताया कि कॉलेज छोड़ने का फैसला उनकी जिंदगी के सबसे अच्छे फैसलों में से एक था, क्योंकि इससे उन्हें उन क्लास में बैठने की आज़ादी मिली जिनमें उनकी सच में दिलचस्पी थी, जैसे कि कैलीग्राफी। उस वक्त तो किसी को नहीं पता था कि सुंदर अक्षर बनाना सीखने का कंप्यूटर की दुनिया से क्या लेना देना होगा। लेकिन 10 साल बाद जब वो पहला मैकिन्टॉश कंप्यूटर डिजाइन कर रहे थे, तो वही ज्ञान काम आया। मैक दुनिया का पहला कंप्यूटर था जिसमें सुंदर टाइपोग्राफी थी। उनका कहना था कि आप आगे देखकर बिंदुओं को नहीं जोड़ सकते, आप उन्हें केवल पीछे देखकर ही जोड़ सकते हैं। तो आपको भरोसा करना होगा कि आज आप जो कर रहे हैं वो भविष्य में कहीं ना कहीं जरूर जुड़ेगा। यहीं हम कहानी के दूसरे हिस्से में आते हैं, संघर्ष और असफलता को देखने का नजरिया। ये कोई परी कथा नहीं है, असल में गलतियां हुई और बड़ी बड़ी असफलताएं मिली। लेकिन यहाँ मानसिकता का फर्क साफ नजर आता है। दो बातें जो इस सोच को दिखाती हैं, पहली, गलतियां सीखने का हिस्सा है, और दूसरी, असफलता अंत नहीं होती। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं थी, उन्होंने इसे जिया है। 30 साल की उम्र में उन्हें उसी कंपनी से निकाल दिया गया जिसे उन्होंने अपने गैराज में शुरू किया था। सोचिए, इससे बड़ी सार्वजनिक बेइज्जती और क्या हो सकती है। कोई भी आम इंसान शायद टूट जाता। लेकिन सालों बाद उन्होंने कहा कि एप्पल से निकाला जाना उनकी जिंदगी की सबसे अच्छी चीज थी। ये सुनना ही अपने आप में हैरान करने वाला है। कोई ये कैसे कह सकता है? यहीं पर मानसिकता की ताकत दिखती है। उन्होंने कहा कि सफल होने का जो भारीपन था वो एक बिगिनर यानी एक नौसिखिया होने के हल्केपन में बदल गया। वो फिर से आजाद महसूस करने लगे। उन्हें लगा कि वो अपनी जिंदगी के सबसे रचनात्मक दौर में प्रवेश कर रहे हैं। और इसी दौर में उन्होंने नेक्स्ट और पिक्सार की स्थापना की। पिक्सार ने दुनिया की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड फिल्म टॉय स्टोरी बनाई।
और एनिमेशन की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। और फिर एक अजीब मोड़ आया और एप्पल ने नेक्स्ट को खरीद लिया और वो एप्पल में वापस आ गए। तो जिसे दुनिया उनकी सबसे बड़ी असफलता मान रही थी, बिल्कुल, वो असल में उनकी सबसे बड़ी वापसी की तैयारी थी। बिल्कुल। मतलब उन्होंने असफलता को एक फुल स्टॉप की तरह नहीं, बल्कि एक कॉमा की तरह देखा, एक मौका दोबारा शुरू करने का, लेकिन इस बार ज्यादा समझदारी के साथ। एग्जैक्टली। ये सिर्फ हार के बाद वापस उठ खड़े होने के बारे में नहीं है। ये असफलता को विकास की एक जरूरी प्रक्रिया के रूप में देखने के बारे में है। हर गलती, हर नाकामी एक डेटा पॉइंट बन जाती है, सीखने का एक अवसर। ये सोच आपको रातों रात सफल होने के दबाव से आजाद करती है और आपको हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने की लंबी प्रक्रिया पर ध्यान देने देती है। तो एक तरफ तो अपनी असफलताओं से सीखने की बात है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसा बनाने की जिद भी है जो पहले कभी बना ही नहीं। और यहीं पर इनोवेशन और डिजाइन को लेकर उनकी सोच सामने आती है, जो शायद सबसे अलग थी। चलिए इस पर बात करते हैं। इस हिस्से में 4 बड़े विचार हैं जो एक साथ मिलकर एक बहुत शक्तिशाली दर्शन बनाते हैं। पहला, नवाचार ही एक लीडर और एक फॉलोअर में फर्क करता है। दूसरा, जो मुझे बहुत पसंद है, गुणवत्ता मात्रा से हमेशा बेहतर होती है। तीसरा, फोकस करने का मतलब है 1000 चीजों को ना कहना। और चौथा, जो इन सब को एक साथ बांधता है, सरलता ही परम परिष्कृति है, यानी किसी चीज को सिंपल बनाना ही सबसे मुश्किल और खूबसूरत काम है। इन चारों विचारों को एक साथ देखना बहुत दिलचस्प है, क्योंकि ये एक दूसरे से बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। नवाचार का मतलब सिर्फ नई टेक्नोलॉजी जोड़ना नहीं है। जॉब्स के दर्शन के अनुसार सच्चा नवाचार अक्सर चीजों को हटाने से आता है, उन्हें आसान बनाने से आता है। आईपॉड का उदाहरण लीजिए। जब वो आया तो बाजार में पहले से ही MP3 प्लेयर्स थे, जिनमें बहुत सारे बटन्स और जटिल मेन्यू थे। आईपॉड की खूबसूरती क्या थी? एक क्लिक व्हील, बस। उन्होंने सब कुछ हटा दिया। और यही सरलता का सिद्धांत है। हाँ, सरलता ही परम परिष्कृति है। इसका मतलब है कि किसी चीज को आसान और सहज बनाना सबसे मुश्किल इंजीनियरिंग चुनौती है, और आप ऐसा तभी कर सकते हैं जब आपका फोकस लेजर शार्प हो। और यहीं तीसरा सिद्धांत आता है। फोकस का मतलब है 1000 चीजों को ना कहना। जब जॉब्स 1997 में एप्पल वापस आए तो कंपनी सैकड़ों उत्पाद बना रही थी, प्रिंटर, स्कैनर्स, दर्जनों अलग अलग तरह के कंप्यूटर। वो सब में थोड़ा थोड़ा अच्छा करने की कोशिश कर रहे थे और किसी में भी महान नहीं थे। जॉब्स ने आते ही लगभग 70% प्रोडक्ट्स बंद कर दिए। उन्होंने कहा, हम सिर्फ 4 बेहतरीन चीजों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। लेकिन क्या 1000 चीजों को ना कहना हमेशा प्रैक्टिकल होता है? इससे मौके हाथ से निकल जाने का डर नहीं होता? एक लीडर को ये संतुलन कैसे बनाना चाहिए? ये तो बहुत बड़ा जोखिम लगता है। बिल्कुल, और यही अनुशासन है। ये कहना कि हाँ हम ये भी करेंगे वो भी करेंगे बहुत आसान है। ना कहने के लिए हिम्मत और स्पष्टता चाहिए। जॉब्स का मानना था कि आप जो काम नहीं करने का फैसला करते हैं वो उतना ही महत्वपूर्ण है जितना वो काम जो आप करते हैं। और जब आप कम चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से उनकी गुणवत्ता पर ध्यान दे पाते हैं, जो हमें चौथे सिद्धांत पर लाता है। गुणवत्ता मात्रा से बेहतर है। वो एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहते थे जो इतना अच्छा हो कि लोग उसे देखकर कहें, वाओ। वो औसत दर्जे की बहुत सारी चीजें बनाने के बजाय कुछ असाधारण चीजें बनाना चाहते थे। तो आप देख सकते हैं कि ये चारों विचार, नवाचार, सरलता, फोकस और गुणवत्ता, एक ही सिक्के के 4 पहलू हैं। और जब कोई इतने अलग और जिद भरे तरीके से सोचता है तो जाहिर है कि दुनिया उसे आसानी से स्वीकार नहीं करती है। स्रोत बताते हैं कि लोग हंसते थे, शक करते थे। जब आप कुछ नया करते हैं तो पहली प्रतिक्रिया अक्सर अविश्वास और मजाक की ही होती है, लेकिन इस स्थिति से निपटने के लिए उनकी सोच कमाल की थी। स्रोत की एक पंक्ति है, जुनून मेहनत से भी ज्यादा ताकतवर होता है। ये एक बहुत गहरा विचार है। मेहनत तो गधा भी करता है ना, लेकिन क्या चीज आपको उस मेहनत को सालों साल बिना किसी बाहरी सराहना के करते रहने की ताकत देती है? वो है जुनून। और इस जुनून को समझने के लिए स्रोत हमें एक और पंक्ति देता है। मैं खुद को साबित करने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं, मैं अपने सपने को जीने के लिए पैदा हुआ हूं। यहां प्रेरणा का स्रोत बदल जाता है। जब आप खुद को साबित करने के लिए काम करते हैं तो आपकी प्रेरणा बाहरी होती है। लोगों की तारीफ, उनकी मान्यता, आलोचकों को गलत साबित करना। लेकिन जब आप अपने सपने को जीने के लिए काम करते हैं तो प्रेरणा अंदर से आती है।
वो आपकी जुनून से आती है। यही जुनून था जिसने उन्हें नेक्स्ट में 12 साल तक टिके रहने की ताकत दी, जब पूरी दुनिया मान चुकी थी कि उनका करियर खत्म हो गया है। बिना इस आंतरिक आग के सिर्फ मेहनत के दम पर कोई इतने लंबे समय तक संघर्ष नहीं कर सकता। इसे उनका मशहूर रियलिटी डिस्टॉर्शन फील्ड भी कहा जाता था, है ना? मतलब वो अपने जुनून से अपने आसपास के लोगों को इस बात पर यकीन दिला देते थे कि जो असंभव लगता है वो असल में किया जा सकता है। बिल्कुल, वो सिर्फ उनका अपना जुनून नहीं था, वो उस जुनून को दूसरों में जगाने की कला थी। वो अपनी टीम को एक मिशन पर महसूस कराते थे कि वो सिर्फ कंप्यूटर नहीं बना रहे हैं, वो दुनिया को बदलने के लिए एक औजार बना रहे हैं। ये जुनून ही वो ईंधन था जो उन्हें और उनकी टीम को हफ्ते में 90-90 घंटे काम करने के लिए प्रेरित करता था। सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्हें करना पड़ता था, बल्कि इसलिए कि वो इतिहास का एक हिस्सा बनना चाहते थे। वो एप्पल में वापस आते हैं और iMac, iPod, iPhone और iPad जैसे प्रोडक्ट्स के साथ कंपनी को दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक बना देते हैं। लेकिन यहाँ भी सफलता को देखने का नजरिया बहुत पारंपरिक नहीं है। सफलता से जुड़े दो महत्वपूर्ण सिद्धांत यहाँ सामने आते हैं। पहला, जो हम सबने सुना है, लेकिन यहाँ इसका महत्व और बढ़ जाता है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। ये उस पूरी यात्रा का सार है जिसमें असफलताएं, संघर्ष और सालों का इंतजार शामिल था। और दूसरा, जो सफलता के बाद भी उतना ही जरूरी है, सीखना कभी बंद मत करो। और इन दोनों विचारों को उनकी जिंदगी के अंतिम संदेश से जोड़ना जरूरी है। सफलता मिलने पर यात्रा खत्म नहीं हो जाती। असल में यहीं से असली चुनौती शुरू होती है, आत्मसंतुष्ट न होने की। और यहीं पर उनका वो प्रसिद्ध दर्शन आता है जो उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अपने भाषण के अंत में कहा था, भूखे रहो, बेवकूफ बने रहो, स्टे हंग्री, स्टे फूलिश। इस लाइन का मतलब अक्सर लोग गलत समझ लेते हैं। इसका असली मतलब क्या है? भूखे रहो का मतलब है हमेशा और ज्यादा जानने की और बेहतर करने की भूख बनाए रखना। कभी भी ये महसूस न करना कि आप मंजिल पर पहुंच गए हैं। हमेशा एक छात्र बने रहना। और बेवकूफ बने रहो का अर्थ है ये कभी ना मानना कि आप सब कुछ जानते हैं। हमेशा सवाल पूछने, नई चीजें आजमाने और एक नौसिखिए की तरह दुनिया को देखने के लिए तैयार रहना। जिस दिन आप खुद को विशेषज्ञ मान लेते हैं, उसी दिन आपका सीखना बंद हो जाता है और आप अप्रासंगिक होने लगते हैं। ये खुद को एक्सपर्ट के जाल से बचाने का एक तरीका है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो ये एक बहुत शक्तिशाली जीवन दर्शन है। इसकी शुरुआत अपने दिल की सुनने से होती है और ये मानने से कि आपका काम आपकी जिंदगी का एक सार्थक हिस्सा होना चाहिए। फिर ये असफलता को अंत नहीं, बल्कि सीखने और वापसी करने का एक जरूरी मौका मानने की बात करता है। इसके बाद ये नवाचार, सरलता और फोकस के सिद्धांतों पर जोर देता है। 1000 चीजों को ना कहकर कुछ चुनिंदा चीजों को असाधारण गुणवत्ता के साथ करना। इन सब के पीछे जो ईंधन है वो है जुनून, जो आपको तब भी चलाता है जब दुनिया आप पर शक करती है। और अंत में सफलता को मंजिल नहीं, बल्कि एक सतत सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा मानना। और इस पूरी कहानी का सार उस एक अंतिम संदेश में छिपा है, भूखे रहो, बेवकूफ बने रहो। हाँ, और स्रोत हमें इस पंक्ति का असली मकसद भी बताता है। ये सिर्फ एक आकर्षक नारा नहीं है। इसके पीछे का कारण ये है क्योंकि वही लोग दुनिया बदलते हैं जो ये सोचने जितने पागल होते हैं कि वे बदल सकते हैं। ये एक आह्वान है। ये सिर्फ व्यक्तिगत सफलता के बारे में नहीं है, बल्कि इस विश्वास के बारे में है कि आपकी सोच, आपका जुनून, आपका अलग नजरिया दुनिया पर एक वास्तविक प्रभाव डाल सकता है। ये उन लोगों के लिए एक संदेश है जो यथास्थिति को चुनौती देने से नहीं डरते। ये सच में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। और इसी सोच के साथ हम श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ना चाहेंगे। हमने फोकस के सिद्धांत पर बात की। फोकस का मतलब है 1000 चीजों को ना कहना। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन आज की भागदौड़ और डिस्ट्रैक्शन से भरी दुनिया में इसे लागू करना शायद सबसे मुश्किल काम है। तो आज के लिए विचार करने वाला सवाल यह है, आज वो एक सबसे जरूरी चीज क्या है, चाहे वो व्यक्तिगत हो या पेशेवर, जिस पर सही मायने में ध्यान केंद्रित करने के लिए 100 दूसरी अच्छी चीजों को ना कहना पड़ेगा। वो एक प्राथमिकता क्या है जिसे पूरा ध्यान देने की जरूरत है, और उसके लिए किन छोटी छोटी या अच्छी लगने वाली चीजों को छोड़ने की हिम्मत करनी होगी। ये सवाल हमें सीमित समय और फोकस की असली ताकत के मूल विचार पर वापस ले जाता है।